हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने सोइल चल रही है इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, तो जेई की, और अब एसएससी जेई के भी एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं। बाकी राजस्थान जेई के अंदर पंचायती राज भर्ती आने वाली है। जिसने अभी ये WRD वगैरह जेई दिया है अभी, जो 6 दिसंबर को हुआ है, तो आई होप जिसका अच्छा हुआ होगा। नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पंचायती राज में बहुत जल्द राजस्थान के अंदर भर्ती आने वाली है, तो राजस्थान वालों के लिए स्पेशली बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि भर्ती आने के बाद आपको 3 मंथ और मिल जाए, क्योंकि भर्ती आने के बाद कम से कम एग्जाम के 1.5-2 मंथ मिल जाएंगे। लेकिन अभी से आप तैयारी रखोगे तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट फायदा रहेगा। अब अपने सर्वे अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सर्वे के आप क्वेश्चनों को निकालिए, जितना हो सकता है सर्वे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी उस लास्ट में जब जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट होते जाएंगे तो मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग से MCQ कराता जाऊंगा। जैसे अपना 50 से 60% कोर्स हो जाएगा तो साथ में अपन क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के MCQ भी चालू कर देंगे। जब तक आप थ्योरी पढ़ते रहिए और साथ में क्वेश्चनों को निकालते रहिए। जहां जहां बीच में टॉपिक में क्वेश्चन आ रहे हैं वहां मैं लेता हुआ चल रहा हूँ। और बेस्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। एक बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ साथ में। नोट्स बनाने से बहुत फायदा होगा लास्ट टाइम में। नहीं तो, और जितने ज़्यादा नोट्स होंगे उतनी ही दिक्कतें रहेंगी, और जितने छोटे नोट्स होंगे उतना ही बढ़िया। इसलिए मैं सारा कुछ शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। आप सोचो कम मैटर है, कम मैटर नहीं, जितना शॉर्ट्स होता है उतना ही बढ़िया रहता है। आपको बस सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, आपकी सारी चीज़ें कुछ छूटेगी नहीं। आप इस मैटर को पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन निकालिए प्रीवियस ईयर्स के। ये नहीं है कोई बड़ी बुक लेके बैठ जाओ, उसे आपके लेवल के। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो। जेई से लेवल थोड़ा एएन ऊपर होता है तो एएन के क्वेश्चन देख लो। अब आप आईईएस गेट के क्वेश्चन देखोगे, बड़े बड़े, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व नहीं होगी, तो आप उनके पीछे भागते हो। तो उनके चक्कर में आपसे ये जेई लेवल दे देता है। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को अपने लेवल के क्वेश्चन कीजिए। जब आपको आईएएस गेट की तैयारी करनी है तो आप आईएएस गेट के क्वेश्चनों को देखो, ठीक है। तो पीरियड्स के जेई और आईएएस के हल्के पीरियड्स के क्वेश्चन जो कि मैं करा दूंगा। आईएएस वाले जो क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि जो जेई लेवल के हैं, पीरियड्स के कुछ क्वेश्चन है जो वन लाइनर क्वेश्चन है, उनको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ क्ले की। तो यहाँ तक अपना हो चुका है। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले क्या होता है कि सोइल की सेल स्ट्रेंथ में रिमोल्डिंग के समय आया हुआ लॉस ही क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। अब देखिए सेंसिटिविटी, रिमोल्डिंग के समय आया हुआ लॉस क्या होता है, रिमोल्डिंग क्या होती है। रिमोल्डिंग क्या होती है, जब मैंने आपको थिक्सोट्रॉपी पढ़ाया था, थिक्सोट्रॉपी क्या थी, थिक्सोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें क्या था कि रिमोल्डिंग के समय आया हुआ लॉस समय के साथ वापस प्राप्त कर लिया जाए। समय के साथ वापस प्राप्त कर लिया, उसको तो थिक्सोट्रॉपी। और ये आया हुआ लॉस है वो तो सेंसिटिव कहलाया, और जो समय के साथ वापस कवर कर लिया गया वो क्या कहलाया, थिक्सोट्रॉपी कहलाया। तो यहाँ से दोनों से क्वेश्चन आते हैं, सेंसिटिव से भी आते हैं और थिक्सोट्रॉफी से भी आते हैं। तो आपको याद रखना है सेंसिटिव तो क्या है, सोइल की स्ट्रेंथ में रिमोल्डिंग के समय। अब सही, रिमोल्डिंग क्या है, रिमोल्डिंग समझ में। देखो कोई सोइल पड़ी हुई है, अपने अवस्था में कंडीशन पड़ी है, अब उसमें किसी भी नेचुरल तरीके से या किसी भी तरीके से उसमें शेप में चेंज आ रहा है, या वो रिमोल्ड वापस बनने का प्रयास कर रही है, वापस से एक जगह से दूसरे विकसित हो रही है, तो वो रिमोल्ड हो रही है, वापस रिमोल्ड हो रही है। तो उस समय उनकी सेल स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ रही है कि पहले जो पड़ी थी सोइल जिस कंडीशन में पड़ी थी कि ठीक है वो इस कंडीशन में पड़ी थी, लेकिन जैसे वो रिमोल्ड हो रही है, वो अपनी शेप चेंज कर रही है, अपना परिवर्तन कर रही है, अपने प्रॉपर्टीज चेंज कर रही है, तो उस समय उसमें सेल स्ट्रेंथ में क्या चेंज आ रहा है, सेल स्ट्रेंथ में क्या डिक्रीमेंट आ रहा है, क्या लॉस हो रहा है कि भाई पहले सेल स्ट्रेंथ यहाँ थी, अब सेल स्ट्रेंथ में कितना लॉस आया, तो वो लॉस ही क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। तो अब देखिए इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं कि सेंसिटिविटी अब क्या होता है, क्यू अनडिस्टर्ब, मतलब सोइल की सेल स्ट्रेंथ जब वो डिस्टर्ब नहीं थी, सोइल अनडिस्टर्ब कंडीशन में, और फिर रिमोल्डेड होने के बाद, जब डिस्टर्ब होने के बाद उसकी सेल स्ट्रेंथ में क्या है, तो रिमोल्डेड होने के बाद तो अनडिस्टर्ब सोइल और रिमोल्डेड सोइल, इन दोनों का रेशियो जो क्या कहलाता है वो सेंसिटिविटी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है सीधा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सीधा न्यूमेरिकल उठ के आता है, अभी करा लूंगा पिछली जेई में क्वेश्चन आते हैं तो वहां से सीधा मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो सेंसिटिविटी क्या हुआ आपका, क्यू अनडिस्टर्ब अपॉन क्यू रिमोल्डेड। तो अगर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि सेंसिटिविटी क्या होती है, तो रिमोल्डिंग के समय आया हुआ लॉस क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी। और रिमोल्डिंग के समय आया हुआ लॉस समय के साथ वापस प्राप्त कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। अब देखिए इसके, अब जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कि भाई मान लीजिए अनडिस्टर्ब सोइल की सेल स्ट्रेंथ कितनी है, 24 है, 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। और रिमोल्डेड सोइल की मान लिया आपको दे दिया कि 6 है, कि रिमोल्डेड सोइल की सेल स्ट्रेंथ कितनी है, 6, तो 6 चौके 24, तो 4 आंसर आ गया। तो अब देखिए अब आप इसको क्लासिफिकेशन करोगे आप इस 4 के अकॉर्डिंग कि मेरे पास सोइल कौन सी है। तो देखो हमारा आंसर क्या है, 4 आया है, तो 4 से 1 से 4 के बीच में 4 आए हैं तो क्या होगी, नॉर्मल होगी। 4 से ऊपर जाएगा तो अपने क्या होगा, सेंसिटिव। अगर आपकी कंडीशन सेंसिटिविटी का मान 1 से 4 आता है, सेंसिटिविटी का मान आपका कितना 1 से 4 आता है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, वो आपकी नॉर्मल कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन, क्लासिफिकेशन आप कैसे बताओगे,
कौन सी क्ले है ये? नॉर्मल क्ले या नॉर्मल सॉइल है। जैसी आपकी सेंसिटिव वैल्यू 4 से 8 आएगी, जैसे आपकी किसे 4 से 8 आएगी तो वो वैल्यू कितनी होगी आपकी? तो सेंसिटिव होगी सॉइल, उसमें कौन सी होगी? सेंसिटिव। और वैसे आपकी 8 से 15 हो जाएगी तो क्या होगी? एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और ग्रेटर देन 15 चलेगी तो क्या हो जाएगी? क्यूक सेंसिटिव सॉइल हो जाएगी। तो ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, ये डाटा आपको सारे याद रहने चाहिए, इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप याद करते रहिए। क्यू अनडिस्टर्ब ओपन क्यू रिमोल्टेड क्या हो गया? सेंसिटिव हो गया। अगर इसकी लिमिटेशन है 1 से 4 है तो नॉर्मल है सॉइल, 4 से 8 गई तो सेंसिटिव है, फिर 8 से 15 गई तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, फिर 15 से ऊपर चलेगी तो क्यूक सेंसिटिव। बस इतना सा सेंसिटिव के लिए भाई यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं। अभी अपन कर लेंगे 1-2 क्वेश्चनों को और निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत, सेंसिटिव एकदम क्लियर है। रिमोल्डिंग के समय आया वाला हो सेंसिटिव कहलाता है, और उसको समय से प्राप्त कर लिया जाए वापस तो वो थेक्सोट्रॉपी चला गया, जो आपने एफएम में पढ़ा था। जो नॉन न्यूट्रॉन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एफएम में पढ़ाऊंगा मैं, जो थेक्सोट्रॉपी वगैरह सारी, तो वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सेंसिटिव और क्लासिफिकेशन, तो 1 से 4 है तो नॉर्मल है, 4 से 8 है तो सेंसिटिव है, 8 से 15 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, ग्रेटर देन 15 है तो क्यूक सेंसिटिव है। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा और लिख लेना नोट्स में। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी ऑफ सॉइल। एक्टिविटी ऑफ सॉइल कि सॉइल की एक्टिविटी कितनी है। तो एक्टिविटी किसी, तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया था आपको, प्लास्टिक इंडेक्स आपको पढ़ाया हुआ है, क्या होता है सर? लिक्विड लिक्विड माइनस प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिक इंडेक्स होता है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है? एक्टिविटी किलो लिखा हुआ नहीं है तो लिख लेना यहाँ पे मैंने, आईपी अपॉन में, आईपी अपॉन में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, ये थोड़ी मैं लिखाना भूल गया था। परसेंटेज मतलब एक्टिविटी ऑफ क्ले का फॉर्मूला होता है आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, ठीक है। तो ये इसको आप याद कर लेना, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, ठीक है। और इसकी अगर यूनिट आगे 0.1 से 0 जा रहा है तो क्ले पार्टिकल कौन सा है? क्लेलाइट। 0.5 से 1 आएगा तो कौन सी है? इलाइट है। और मॉन्ट मोनोलाइट के लिए क्या है? 1 से 7 होगा, ठीक है। और 0.75 से इसका कम है वैल्यू तो ये तो इनएक्टिव सॉइल है, तो एक्टिव है नहीं। और 0.75 से 1.25 है तो ये नॉर्मल है, और 1.25 है तो हाई एक्टिव है। ध्यान रखना, ये इसकी लिमिटेशन होती है। जब मैं सवाल कराऊंगा, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे मैं आपको इसकी लिमिटेशन भी लिखा दूंगा। क्लियर है बात यहाँ तक? एक्टिविटी ऑफ सॉइल की लिमिटेशन 0.75 से कम होती है तो इनएक्टिव सॉइल होती है, कोई एक्टिव नहीं होती। 0.75 से 1.25 है तो अपनी ये एक्टिव सॉइल है, और मोर देन 1.25 है तो ये हाई एक्टिव है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने यूनिट वेट ऑफ सॉइल की। अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? तो ये देखो, यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए 3 मेथड हैं, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये तीनों नाम याद रहने चाहिए। कई बार पूछ लेता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल के मेथड हैं, और चौथा ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई एक ऑप्शन गायब कर देता है। इसलिए ज़्यादा डीपली अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है जेईई में कि भाई इनको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है। अपने को सिर्फ काम की चीज़ पढ़नी है, आपसे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये नोट्स उसी हिसाब से बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को देखते हुए। पूरे अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको देखने के बाद सारे एग्जाम करके वही डाटा कलेक्ट किया गया है जो वहाँ एग्जाम में 80 से 90% आ रहा है। और 2-3 एग्जामों को एनालाइज भी कर लिया है, जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग अपने नोट्सों से आ जाएंगे। आप बस पढ़ते रहिए और याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल, कोर कटर मेथड। तो कोर कटर मेथड क्या होता है? ये सिर्फ क्या पूछेगा कि सॉइल की, ये सॉइल नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज में आता है। कौन सा? कोर कटर मेथड। यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए आपको 3 मेथड याद रखने हैं। कौन कौन से? कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। 3 मेथड याद रह जाएंगे आपको, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट। तो कोर कटर मेथड में क्या याद रखना है आपको? ये नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज में आता है। किसके लिए? नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए। अब नॉन कोहेसिव सॉइल कौन सी होगी सर? वो जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, जो कोहेसिव नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल नहीं है, ग्रेवल है, सैंड है, ये नॉन कोहेसिव सॉइल होगी। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ये हार्ड सॉइल और ग्रेवल सॉइल के लिए यूज में नहीं लाया जाता। ये कंडीशन याद रखनी है इसकी। तो कोर कटर मेथड से यही आपसे गलती करवाए। कोर कटर मेथड किसके? नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज में जाता है, लेकिन ये किसके लिए यूज नहीं आता? हार्ड और ग्रेवल सॉइल के लिए काम में नहीं आता है। बस इतनी सी बात आपको कोर कटर मेथड में याद रखनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। दूसरी बात, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसमें क्या है? अब जहां अपन क्या छोड़ के आए हैं? हार्ड और ग्रेवल सॉइल छोड़ के आए हैं, हार्ड और, तो ये हार्ड और ग्रेवल सॉइल के लिए काम में आता है। बस समझ गए बात को? कोर कटर मेथड दो इसके लिए, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए। सिर्फ किसमें क्या नहीं छूट रहा था? हार्ड और ग्रेवल सॉइल छूट रही थी, तो वो यहाँ आ गई बस, सैंड रिप्लेसमेंट।
और फिर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किसके काम आएगा? नॉन कोएजिव सोइल होगी, हार्ड ग्रेवल हो गया, बची कौन सी? कोएजिव सोइल सर। तो ये मेथड कोएजिव सोइल के लिए काम आता है। कोएजिव ये मेथड कोएजिव सोइल के लिए काम में आता है। सिल्ट और क्ले का यूनिट वेट, और ध्यान रखना इसमें बात है यह, और यहाँ से सोइल की फील्ड की डेंसिटी भी इसी मेथड से ज्ञात की जा सकती है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है, बहुत बार एग्जाम में पूछी, इसको अंडरलाइन कर लेना भले, इसलिए याद करते समय। इन तीनों टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन जब पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सोइल की फील्ड की डेंसिटी किस मेथड से द्वारा ज्ञात की जाती है। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड द्वारा सोइल की फील्ड की डेंसिटी भी ज्ञात की जा सकती है। तो ये लाइन को चाहे आप अंडरलाइन कर लेना लिखते समय नोट्स में कि भाई सोइल की फील्ड की डेंसिटी भी इसी मेथड से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो कोर कटर मेथड हो गया, सैंड रिप्लेसमेंट हो गया, और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किस काम आता है? कोएजिव सोइल के लिए। तो देखिए कोर कटर में, अब देखिए अब नोट छोड़ दीजिए, अब मेथड देखिए। कोर कटर मेथड किस काम आया था? नॉन कोएजिव सोइल के लिए, और उसमें भी ग्रेवल और सैंड जो पार्टिकल थे वो काम में नहीं आ रहे थे। फिर अपन किसी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के लिए, तो वो किसके लिए काम आ रहा था अपना? वो आ रहा था अपने ग्रेवल और सैंड के लिए, जो बड़े पार्टिकल अपन छोड़ के आए थे हार्ड पार्टिकल के लिए। और अपना फिर ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किस काम आ रहा है? ये अपने कोएजिव सोइल के लिए काम में आ रहा है। और अपने फील्ड की डेंसिटी किस मेथड के द्वारा ज्ञात की जाती है? सर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के द्वारा ज्ञात की जाती है। क्लियर है बात इतनी? अब इन पे अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इन पे अपन एक दो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो फिर अपन एक दो आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये उतार लिया होगा आपने आई होप, और नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना भली, फिर आप उतार देना, लेकिन बनाना नोट्स प्लीज। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लिखने, तो मुझे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ ये आपके लिए इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाए। नहीं तो मैं और इधर ठीक है पढ़ा के सेंसिटिव क्यू अनडिस्टर्ब क्यू रिमोल्डेड होता है, एक्टिविटी और सोइल ईआईपी अपन परसेंट सर्कुलर पार्टिकल होता है, ये होता है, कोर कटर ये मेथड होता है, और ये टॉपिक मेरा 10 मिनट में फ्री हो जाता। यहाँ आपके मैंने 20 से 25 मिनट लेने का कारण ही मेरा ये है कि आपको सिर्फ ना कोई पीडीएफ के चक्कर में भागना पड़े, ना इधर उधर कहीं देखना पड़े, बस आपके नोट्स आपके सेल्फ हाथों से लिख जाएं, और जितना अपने हाथों से लिखोगे उतने ही बेस्ट रहोगे, क्योंकि कुछ चीज़ समझ के जाएगी और कुछ चीज़ आप लिखोगे तो जब आपके भेजे में घुसेगी और आपके भेजे में जाएगी, फिर आप दोबारा पढ़ोगे उस चीज़ को लिखने के बाद, तो वो आपके ज़्यादा बेटर समझ में आएगी चीज़ को। अब देखिए अपन अब क्वेश्चनों को देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, देखिए क्वेश्चन को देखना। इफ द सेंसिटिविटी ऑफ सोइल इज बिटवीन 4 एंड 8 देन इट विल बी कॉल्ड एज। अब देखिए क्या कह रहा है, सोइल की सेंसिटिविटी किसके बीच में, देखो क्वेश्चन आया हुआ है ये 4 से 8 के बीच में, तो सोइल कौन सी होगी? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? इनसेंसिटिव सोइल, लेस सेंसिटिव सोइल, सेंसिटिव सोइल, एक्स्ट्रा सेंसिटिव सोइल। तो सर आपने कहा था 1 से 4 तो क्या थी अपनी, अभी पढ़ के आए हो, नॉर्मल थी। 4 से 8 क्या थी आपकी? सर सेंसिटिव सोइल थी, अभी पढ़ के आए हो। और 8 से 15 क्या थी? एक्स्ट्रा सेंसिटिव थी। ठीक, अब यहाँ से आपको अब ये थोड़ी बार बार सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तो ये अपनी क्विक सेंसिटिव होगी। अब अपन क्वेश्चन किसका मिला रहे हैं? 4 से 8 का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एग्जाम में आपको सर 1 से 4 का आ गया, आपने तो कभी कराया ही नहीं था, 4 से 8 का कराया था, तो ये थोड़ी आपको इस क्वेश्चन से क्या हिंट मिल गया? इस क्वेश्चन से हिंट मिल गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का आता है, तो मुझे चारों डाटा याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए लिमिटेशन से, कोई जरूरी खाली वो 5 देता तो लिमिट तो इसके बीच में ही है, याद दे दी। तो 4 से 8 में कौन सी सोइल हो जाएगी आपकी? सेंसिटिव सोइल। तो आप राइट कर दीजिए सी ऑप्शन को, आपके सेंसिटिव सोइल हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, इफ द अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ ऑफ ए सोइल सैंपल इज 50 यूनिट while the remolded strength of 20 यूनिट, then the what is the sensitivity of soil। अब सेंसिटिविटी ऑफ सोइल की फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने आपको, क्या बताया था कि सर आपने बताया था क्यू यू अनडिस्टर्ब और क्यू यू डिस्टर्ब या रिमोल्डेड, ये बताया था फॉर्मूला आपको कि सर अनडिस्टर्ब सोइल की स्ट्रेंथ कितनी है और डिस्टर्ब सोइल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखी है मेरे को, कि अनडिस्टर्ब सोइल की स्ट्रेंथ दे रखी है सर 50 यूनिट, 50 यूनिट दे रखी है, कोई बात नहीं यूनिट में दे रखा है, यूनिट में लिख लो, 50 यूनिट दे रखी है, ठीक है। और अब इसने क्या पूछा है कि डिस्टर्ब की कितनी दे रखी है, रिमोल्डेड की कितनी दे रखी है, 20 यूनिट दे रखी है, 20 यूनिट्स। तो यूनिट से यूनिट कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट गया, 2.5 ऑप्शन में है, ठीक है देख लो क्या दिक्कत आई इसमें।
बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप किसी चीज के लिए भागते रहो कि ये नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार डाटा याद हुए आपको, एक बार समझे, फिर आप सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, आराम से सारी चीजें वे से होती जाएंगी और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आराम से पढ़ते जाइए और इन चीजों को निकालते जाइए। चलो ठीक है, इसी प्रकार देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक करा दिया, बाकी क्वेश्चनों को आप बुक से निकालो, इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस वहां पे यूनिट की जगह कुछ और दे देगा, वैल्यू की जगह कुछ और दे देगा, लैंग्वेज थोड़ी टफ कर देगा, बस चीजें वही है। आप तो सिर्फ दो शब्दों को पकड़ लीजिए, अनडिस्टर्ब सोइल स्ट्रेंथ और रिमोल्डेड सोइल स्ट्रेंथ और सेंसिटिविटी, 3 वर्ड का क्वेश्चन है ये। बाकी इसने लैंग्वेज क्या लिखी है वो नहीं है, हमको अनडिस्टर्ब सोइल स्ट्रेंथ पढ़ा है, रिमोल्डेड की सोइल स्ट्रेंथ पढ़ा है और सेंसिटिविटी पूछा हुआ है, बस खत्म खेल। अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनता है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को घुमाता हूँ, ए लेवल तक ले जाता हूँ कि सर ए लेवल में क्वेश्चन कैसा है। अब यहाँ तो आपको 2.5 डाटा ऑप्शन में था सीधा, अब लेकिन ऑप्शन में क्या मिलेगा कि सोइल कैसी है, सेंसिटिव है, बी ऑप्शन दे दिया एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, नॉर्मल है, सी, और डी नन ऑफ दिस। ये लो, ये ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन यही था सेम, लेकिन ऑप्शन ये मिल गए आपको। अभी ऑप्शन आपने क्या देखे थे, वैल्यू के थे, तो आपने 2.5 आपका आंसर आया, आपने फटाफट से कर दिया कि मेरे को फॉर्मूला याद था। लेकिन अब थोड़ा सा ए लेवल में एग्जाम चला गया या उसको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना है एग्जामिनर को, तो उसने क्या करा, 2.5 ना दे के ऑप्शन में क्या दे दिया, उसकी कंडीशनें दे दी। अब लो, अब आंसर से 2.5 है, अब इस आंसर से पहचानो कि मेरे आंसर में क्या, 1 से 4 की कंडीशन में क्या था, 4 से 8 की कंडीशन में क्या था, 8 से 15 की कंडीशन में क्या था, मोर देन 15 कंडीशन में क्या था। और ये डाटा कब आएगा, दिमाग कब चलेगा, जब आपको सारी चीज पूरा टॉपिक अच्छी तरह आता है। अगर आपने सीखे चलते चलते आपने बस क्यों अनडिस्टर्ब सर ने क्लास में कराया था, मुझे याद है अनडिस्टर्ब अपॉन रिमोल्डेड होता है, तो वहां फंस जाओगे आप। अब मैंने ये करा दिया 2.5 वाला, एग्जामिनर ने क्या करा, ऑप्शन हटा दिए, ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के रिपीट होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बस ऑप्शनों को ही खेलते हैं। अब क्वेश्चन नया कहां से बनाएंगे, जो सेंसिटिव के लिए होता है वो यही तो होता है। अब दूसरा क्वेश्चन वो कहां से ले आएंगे, वो क्वेश्चन कहां से आते हैं, बस यहीं से तो लाते हैं। 2.5 की जगह बस ये ऑप्शन बदल दिए, ऑप्शन बदल दिया अपन, बस गाड़ी फंस गई। यहाँ था नहीं क्वेश्चन, तो मैंने ये पढ़ा था 50 × 220 वाला, 2.5 था, तो ये तो ऑप्शन में था नहीं, तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में है ना, डी भर दो। मेरे को पक्का पता है डी 2.5 आता है, मैं करके आया हूँ घर से, ये ऑप्शन था ही नहीं, नॉन ऑफ दिस करो इसको, तो अपन नॉन ऑफ दिस चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, 2.5 1 से 4 किसकी, नॉर्मल की थी, तो अपन ने बता दिया कि भाई नॉर्मल थी अपनी, ये लो, सी ऑप्शन वापस हो गया। अब क्वेश्चन भी वही रहा, अब एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए, और यहाँ तीसरा क्वेश्चन नॉर्मल भी ना दे के नॉन ऑफ दिस करके या फिर वैल्यू पूछ लेता। समझ गए बात को, तो बस यही टॉपिक है, आप इस चीज को समझ के एक क्वेश्चन से ही आप सारे टॉपिक को समझ जाओगे, और सारे टॉपिक समझते ही आपकी डाटा सारा क्लियर है कि अनडिस्टर्ब से मुझे क्या करना है, 2.5 से क्या करना है, नॉर्मल सेंसिटिव से क्या करना है, तो आपके सेंसिटिव के लिए वाला टॉपिक कहीं भी नहीं रहेगा। अब आपसे इसमें कोई % चांस होने की गलत है ही नहीं, बस आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो द फील्ड डेंसिटी ऑफ सोइल कैन बी फाउंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि फील्ड की डेंसिटी किस मेथड से ज्ञात की जाती है। अब बताओ, अभी देखो ये पढ़ के आए थे अपन, और मैंने कहा था इसको अंडरलाइन भी कर लेना, फील्ड की डेंसिटी को इन क्वेश्चनों को साथ साथ में उतारते जाना, ठीक है, इनको उतारते जाना। तो फील्ड की डेंसिटी अपन किससे मेजर करते हैं भाई, कि सर कोई बात नहीं सर, आपने अभी तो बताया था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से। अब मैं ये काम कर दूं, साथ में ये पूछ लूं कि भाई सैंड रिप्लेसमेंट मेथड अपने काम क्या आ रहा था, कि सर बेसिक सी बात है, यूनिट वेट निकाल रहे थे आप सॉइल का, ये लो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया, यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालने का, यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल रहे थे। तो बताओ हुई क्या चीज़ें नहीं क्लियर हुई, एक ही क्वेश्चन से कितनी चीज़ें अपने कनेक्ट हो गई, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली गई, तो अपने टॉपिक क्लियर होते चले गए, हो गए ना। और एक्टिविटी ऑफ सॉइल आपने पढ़ लिया, क्या था, आईपी। अब पूछ लेगा एक्टिविटी ऑफ सॉइल क्या होता है, आईपी अपन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। अब क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर, ये पर्सन, कि कोई सॉइल है उसकी प्लास्टिक इंडेक्स ना देके, प्लास्टिक इंडेक्स इतनी है 20 है, और जो परसेंटेज ऑफ क्ले का छोटे पार्टिकल है वो 0.05 है। अब लो क्या आप बताओगे एक्टिविटी ऑफ क्ले बताओ, तो आपने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं 0.05 है, तो मैंने 2 जीरो जो लगा दिया, 5 5 के 20 400, ऐसा टॉपिक दे देगा आपको, या 5 दे देगा आईपी इंडेक्स। अब थोड़ा सा टफ कर देगा, आईपी ना देके क्या दे देगा, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दे देगा। ये लो क्वेश्चन को टफ कर दिया, तो क्या करोगे, पहले आप आईपी से लिक्विड लिमिट से आईपी निकालोगे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये पढ़ा हुआ है आपने, आराम से दिमाग में चल रहा है।
लिक्विड लिमिट से आप मान लो लिक्विड लिमिट आपको 40 दे रखी है, वो 30 दे रखी है, तो पहले आपने क्या निकाला, प्लास्टिक इंडेक्स निकाला, फिर आपने आईपी 1% ऑफ क्ले पार्टिकल किया। एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। बस 0.75 से कम है तो आपके इनएक्टिव है, बस 0.75 से कम है तो आपकी क्या है, इनएक्टिव सोइल है, और 0.75 से 1.25 है तो नॉर्मल एक्टिव है, अपना नॉर्मल एक्टिव है सोइल, सोइल एक्टिव है, और मोर देन 1.25 है तो हाई एक्टिव है। ये लो, बस ये इसकी वैल्यू है, इतनी वैल्यू आ जाए तो आप देख लो किस सोइल से कितनी है, बस ये आपकी एक्टिविटी ऑफ सोइल हो गया। कहाँ दिक्कत आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ना नॉर्मल केस में ना इसमें आएगी। समझ गए मेरी बात को, एकदम क्लियर है। चलिए अब इसी पे बेस पे अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर देखो चलो इसको साफ कर देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसे आप ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले इज अबाउट, देखो क्वेश्चन क्या मस्त घुमा है, कुछ भी नहीं था, सेंसिटिव नॉर्मल क्ले की सेंसिटिविटी कितनी होती है, अगर आपको डाटा याद है। अब वहां इतनी देर से अपन वैसे आ रहा था, अब क्या आ गया, नॉर्मल क्ले वहां लिखा आ गया और वैल्यू ऑप्शन में आ गई। देखो क्वेश्चन आपने सारे किए, वो एक छोटी सारणी थी और एक लाइन थी, बस क्वेश्चन वहीं से घूम फिर रहा है, कभी वो ऊपर पहुंच जा रहा है, बस आपके बस चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब कर दो इसको, क्या होगा इसका आंसर बताइए फटाफट। तो नॉर्मल क्ले के लिए सर 1 से 4 वैल्यू होती है, एकदम राइट है। चलिए ठीक है, फिर अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, किसके, मेथड ऑफ डिटरमाइन द वाटर कंटेंट, मेथड ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ डिटरमाइन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। सर वाटर कंटेंट तो आपको पढ़ा पढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि सर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है, पढ़ाया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मेथड और कौन कौन से हैं देखो, तो पहला मेथड है ओपन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, ड्राइंग मेथड, दूसरा है पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, तीसरा है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, चौथा है आपका टोरिजन बैलेंस मेथड, पांचवा है आपका क्विक सेटिंग मेथड, या इसको रैपिड हार्डनिंग मेथड भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। छठा है आपका एल्कोहल मेथड, एल्कोहल मेथड, और सातवां है आपका रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। सर इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, आपको सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे से क्वेश्चन नहीं आता है आपके इतने डीपली, आपके बेसिक से ना ये डिटेल में आते हैं आपके, बस मोस्टली इनसे 4-5 से। एक ओवन ड्राइंग मेथड है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। पिग्नोमीटर मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, और आप इसको क्विक सेटिंग रैपिड हाइड मेथड, बस ये बात, ये चीज़ को आपको पढ़ना है। आपको कैल्शियम कार्बाइड मेथड, थोड़ी इसको, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये ना, क्विक सेटिंग और कैल्शियम कार्बाइड, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड मेथड, दूसरा नाम कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, दिमाग से स्लिप आउट हो गया मेरे, ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। देखो आपको इसमें याद क्या करना है, इसमें तो देखो ये वैसे मैं इसको भी इस चार्ट को यहाँ बना के इसके आगे लिख लो, जब एग्जाम के से जाने से पहले रिवीजन करते हो तो सिर्फ इतनी चीजें, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन आता है कि वाटर कंटेंट निकालने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, कि मतलब सबसे अच्छा मेथड, तो आप क्या बताओगे, ओवन ड्राइंग मेथड। कौन सा, ओवन ड्राइंग मेथड। और सबसे फास्ट मेथड कौन सा है, क्विक मेथड कौन सा है सबसे फास्ट, तो ये आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो इसकी रिजल्ट 5 से 7 मिनट में आता है, सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाला। और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ओवन से, ओवन नहीं होता है गर्म करने के लिए, इसमें स्टोव का यूज किया जाता है, स्टोव, जो कैरोसिन स्टोव होते हैं ना, कैरोसिन पहले वाला आपने देखेंगे पहले के टाइम में, जब अपन कैरोसिन स्टोव पे अपन खाना बनाया करते थे, तो वही कैरोसिन स्टोव पे सोइल का सैंपल गर्म किया जाता है।
और पिग्नोमीटर मेथड ये तब याद किया जाता है जब स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम हो या इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी व वाटर कंटेंट दोनों निकाले जा सकते हैं, वाटर कंटेंट दोनों निकाले जा सकते हैं। अब ये तो चीज आपको शॉर्ट में लिखनी है आगे बस, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तब कौन सा आजकल ये फेमस है, नाउडेज ये फेमस है, फेमस मेथड बस इतना ही आपको वैसे तो याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं इनको थोड़ा डीपली बता दूंगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके घूम फिर के आता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों निकाले जा सकते हैं, तो पिग्नोमीटर मेथड। कौन सी मेथड में वाटर कंटेंट निकालने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए, पिग्नोमीटर मेथड में। वाटर कंटेंट पिग्नोमीटर मेथड से क्या निकाला जा सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट या दोनों, तो दोनों, ठीक है। तो ये आपको 4-7 मेथड हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब अपन बात करते हैं ओवन ड्राइंग की मेथड की। कौन सी, ओवन ड्राइंग मेथड की। ये 7 ताल लिए होंगे, अब मोस्ट जो चीज़ें होंगी वो अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हार्ड डालो ओवन ड्राइंग मेथड के लिए। ओवन ड्राइंग मेथड, पहला मेथड कौन सा है, ओवन ड्राइंग मेथड। पहली बात मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। दूसरी बात लेबोरेटरी में किया जाता है, लेबोरेटरी मेथड है। अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भाषा में लिख लेना, लेबोरेटरी मतलब, ठीक है। और इस पर टेम्परेचर पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसके अंदर टेम्परेचर पर कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, किया जा सकता है। नेक्स्ट बात मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या, सभी प्रकार के सोइल के लिए बेस्ट है, सभी प्रकार की सोइल के लिए अवेलेबल है, कोई बात नहीं, सोइल के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोइल सैंपल को सुखाने के, ड्राई करने के लिए, सोइल सैंपल को ड्राई करने के लिए, बस ये डाटा आपको याद रखना चाहिए। ड्राई करने के लिए कई बार एएन या डीआरडी वगैरह जैसे पेपर होते हैं ना, ये दिल्ली मेट्रो जैसे हुए, डीआरडीओ वाले एग्जाम हुए, तो वहाँ थोड़ा डीपली पूछ लेता है, वहाँ थोड़ा सा ये अंदर चला जाता है, तो वहाँ पूछ लेता है कि भाई अपन कौन कौन सोइल है, उसको ड्राई करने के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल सोइल है, नॉर्मल सोइल है, नॉर्मल क्ले है, नॉर्मल क्ले है और वो भी इनऑर्गेनिक है, वो भी इनऑर्गेनिक है, फर्स्ट है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो आपको क्या रहना चाहिए कि आपका टेम्परेचर रहना चाहिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, 105 से, और कितनी देर के लिए, 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए आपको इसको ओवन सुखाना पड़ेगा। वहीं आपकी अगर ये ऑर्गेनिक सोइल है, ऑर्गेनिक सोइल है, ऑर्गेनिक है, तो आपका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 60 से 80 डिग्री सेल्सियस, और कितने देर के लिए, 24 आवर के लिए, 24 घंटे आवर के लिए, 24 घंटे के लिए, ठीक है। और वहीं ये सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल है, अगर आपका दूसरी पोस्ट सैंडी सॉइल है, ये पहला हो गया सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, तो आपका रहना चाहिए कितना, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, और ये कितने के लिए रहना चाहिए, 4 से 6 घंटे के लिए, 4 से 6 आवर के लिए। वहीं अगर सोइल में जिप्सम मिला हुआ है, सोइल कंटेंट जिप्सम, सोइल कंटेंट जिप्सम, ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया जिप्सम, तो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ये चीजें आपको, सोइल कंटेंट जिप्सम 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाटा आपको याद है। नॉर्मल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए 105, ये डाटा सब जगह से इकट्ठे किए हुए हैं, आपको इतनी आसानी से हर जगह कहीं ना कहीं मिस मिलेगा, लेकिन एक जगह आपको सब चीज मिल रही है, आराम से याद कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बस। अब देखिए वाटर कंटेंट निकालना क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा इसको पढ़ा देंगे। तो लेबोरेटरी मोस्ट एक्यूरेट मेथड, लेबोरेटरी मेथड है, टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, सोइल नॉर्मल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितने के लिए, 24 घंटे के लिए, ऑर्गेनिक सोइल के लिए 60 से 80, 24 घंटे के लिए, सैंडी सोइल के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, 4 से 6 घंटे के लिए, और सोइल कंटेंट जिप्सम है तो 80 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं अब इसमें, चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें उतार लिया होगा ये, चलिए अब मान लीजिए मेरे पास सिंपल, ये मेरा बीकर है सिंपल W1 खाली है,
मोल्ड। दूसरा W2, इसमें क्या है मेरे, मोस्ट सॉइल है, मोस्ट सॉइल है। और तीसरा W3 क्या है मेरे पास, वाटर है, वाटर। तो अब मुझे वाटर कंटेंट निकालना है, तो क्या होता है वाटर कंटेंट, कि सर कुछ नहीं, कि सबसे पहले वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या होगा कि सर मोल्ड में से W3 माइनस W1 कर दोगे तो आपके पास ऊपर वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। और मोस्ट सॉइल में से वाटर निकालना है तो W3 माइनस W2, इसको परसेंटेज में करना है तो मेरे को इंटू 100 हो जाएगा, बस ये लो। कि सर अगर ये याद नहीं हो, नहीं कर पाए तो एग्जाम में कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा, नहीं याद होता है मत करना भली, ये तो बस एक आपको समझाने के लिए बताया, वहां डटा था वहीं तक याद रखना है आपको, ये तो बस आपको पता चल जाए, क्योंकि वेट ऑफ वाटर ही तो निकाला है, वाटर कंटेंट तो आपको यहाँ से निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये मुझे याद है। अभी आपको चीज समझ में आ गई है, तो मैं कैसे भी कहूँ, मैं मान लो एक सैंपल है भाई, उसका 200 ग्राम उसका मोल्ड है खाली, 400 ग्राम मोस्ट सॉइल के साथ में है वो, और 150 ग्राम वाटर का वेट है, तो ये लो। अब मैं कहूँगा आप आराम से वाटर कंटेंट, तो आप कहोगे सर मैं इसमें से घुमा फिर अपने आप कर लूंगा, कि मुझे पता है कि ऊपर मुझे वाटर कंटेंट की वैल्यू रखनी है और नीचे मुझे सॉलिड पार्ट की रखनी है। अब क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है मुझे समझ में आ जाता है न्यूमेरिकल से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना टफ लग रहा है, W2 3 W1, तो कोई बात नहीं, याद मत करो, बस आप ये चीज याद रखो, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट होता है कि ऊपर मेरे वेट ऑफ वाटर की वैल्यू होनी चाहिए, नीचे मेरे वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू होनी चाहिए। किधर है बात, इतनी देर याद रह जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अपन पिग्नोमीटर मेथड की। दूसरी बात करते हैं अपन पिग्नोमीटर मेथड की। ये भी अपना लैब मेथड है, ठीक है। ये अपने कोर्स ग्रेन सोइल के लिए काम आता है, कोर्स ग्रेन सोइल के लिए बेस्ट है, के लिए सूटेबल है, सूटेबल है। और इससे वाटर कंटेंट जब निकाला जा सकता है जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम हो। इसे अपन कब निकाल सकते हैं, जब अपने पास इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम हो, पिग्नोमीटर, ठीक है। और इससे वाटर कंटेंट के साथ साथ नोट लिख लेना, वाटर कंटेंट के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्ञात की जा सकती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। मतलब इससे वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक दोनों निकाले, इसलिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड रहता है, क्योंकि इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों ही निकाले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कौन के मेथड की, ठीक है। तो इसके कौन के मेथड, ये देखिए कैसे इसका परफॉर्म होता है। ये W1 कौन मेथड हो गया, दूसरा पिग्नोमीटर मेथड है, इसमें क्या हो जाएगा अपने पास W1, इसमें मोस्ट सॉइल हो गई, मोस्ट सॉइल हो गई, तो ये W2 हो गया आपके पास, ठीक है। तीसरा कौन, पिग्नोमीटर मेथड, बस ये आपको याद रखना है, याद रहता है, ठीक है। फॉर्मूला इसमें वाटर प्लस हो जाएगा, तो मोस्ट सॉइल, सॉइल प्लस वाटर, वाटर मिल गया तो ये हो गया W3। और ये खाली क्या हो गया, मोल्ड हो गया अपना, पिग्नोमीटर हो गया, खाली पिग्नोमीटर, ये खाली पिग्नोमीटर, ये सॉइल मिल गई, इसमें फिर वाटर मिल गया, और ये इसमें केवल वाटर है, इसमें केवल वाटर और ये है पिग्नोमीटर, तो W4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर निकालना है तो आप इसके फॉर्मूला निकालो, वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, तो भाई W4 माइनस W1 माइनस W2 4 निकाल देंगे, W4 माइनस 1, तो अपने वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, मोस्ट सॉइल में से वाटर में से ये वाटर घटा देंगे, W3 माइनस W4, W2 माइनस W1, W4 माइनस बोलो G माइनस 1 अपन G। तो इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इसका ऊपर फॉर्मूला लिख लो, वाटर W2 माइनस W1, W3 माइनस W4, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसमें तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कई बार ये फॉर्मूला आ जाता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, अभी तक मैंने जेईई के एग्जाम में तो किसी में नहीं देखा, ये आईएएस तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी जब अपने पे डाटा है तो अपन लिख लेते हैं बस। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी आपको, वहीं ये लाइन मोस्ट है, ये निकालनी है आपको, और बस स्पेसिफिक मालूम हो, बस इतना ही इसमें याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी सैंड बाथ मेथड की। सैंड
सैंड बाथ मेथड। ओवन की जगह क्या यूज किया जाता है? ओवन की जगह केरोसिन स्टोव, केरोसिन स्टोव यूज किया जाता है, स्टोव यूज किया जाता है। रिजल्ट में टाइम लगता है, रिजल्ट में टाइम लगता है इसलिए, और रिजल्ट बहुत लेट देता है ये नो, इसलिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है ये। चौथा कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कार्बाइड मेथड फील्ड पर फुल कंट्रोल हो, फील्ड पर टेम्परेचर पर फुल कंट्रोल और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्यूक मेथड है ये, क्यूक मेथड है, बहुत जल्दी मेथड है। क्यूक मेथड है, 5 से 7 मिनट में रिजल्ट दे देता है, 5 से 7 मिनट में, 5 से 7 मिनट में रिजल्ट देता रहता है। बस समझ गए बात को। और जो मैंने लास्ट बताया था आपको कौन सा, रेडिएशन मेथड, आजकल फेमस मेथड है, वो उसमें लिख लेना। बाकी में आपको किसी में कुछ भी नहीं करना है, इतना ही मैटर आपको याद रखना है बस, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अपना ये प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल कल लेक्चर हो सकता है कंप्लीट हो जाएगा अपने, कल एक इसका लास्ट टॉपिक और रह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल का। और प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब तक डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल से कम अगर सोइल के आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके वहीं से चले जाएंगे, पूरी सोइल के अलावा। पूरी सोइल का बेस यही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।